बाँच सको तो बाँच लो आँखों का अखबार, प्रथम पृष्ठ पर भी लिखा है सिर्फ प्यार ही प्यार। तो हम उस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे और बेगूसराय के नामचीन सर्जन में, जो कि न्यूरोलॉजी के सर्जन हैं, डॉक्टर आदित्य अशोक के पास आए हैं। सर, सबसे पहली बात जानना चाहें कि आदित्य अशोक ने पढ़ाई कहाँ से करी है? मेरा तो, हम बेगूसराय, तो हम जैसे बोलते हैं, हम तो सब पेशेंट को भी बोलते हैं कि राम जी भी 14 साल के वनवास के लिए गए थे, हम लोग 28 साल जाके आए। तो हम लोग क्लास 4 से ही हम लोग बोर्डिंग स्कूल चले गए। उस समय भी स्कूल का थोड़ा यहाँ अभाव था, तो हम लोग बोर्डिंग स्कूल चले गए थे। शॉवुड कॉलेज स्कूल है नैनीताल में, तो क्लास 4 से लेके क्लास 11 तक की मेरी पढ़ाई वहाँ हुई। उसके बाद फिर कंपटीशन का युग था, तो हमको लगा कि वो स्कूल थोड़ा पीछे ना रह जाए, तो हम लोग उस समय का जो टॉप स्कूल था डीएवी जवाहर विद्या मंदिर शामली का, जो रांची का है, तो 12th करने हम वहाँ से आ गए। फिर 12th करने के बाद हम चले गए दिल्ली, वहाँ कोचिंग वगैरह किए कुछ दिन तक। फिर मेरा पहले तो सिलेक्शन हो गया था एफएमसी में भी, फिर आंखों के कारण वो लोग छाट दिए। फिर हम कर्नाटका सीईटी में क्वालिफाई करके फिर हम किम्स केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर से हमने अपना एमबीबीएस किया। उसके एमबीबीएस करने के बाद देखे हम लोग यूएस जाने का सोचे, तो यूएस जाने के लिए हम लोग को सर्जिकल फील्ड्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। पीडियाट्रिक्स मिल रहा था, मेडिसिन में मिल रहा था, लेकिन सर्जरी में नहीं मिल रहा था। तो फिर हम डीवाई पाटिल पुणे ज्वाइन किए। अच्छा सर, बाहर रहने के बावजूद भी फिर बेगूसराय 28 साल कहा आपने वनवास काट के फिर बेगूसराय लौट गए। चाहते तो आप बाहर रह सकते थे? बाहर तो रह ही सकते थे, बोले जैसे पुणे जाके जब हमने ये किया, एमएस किया जनरल सर्जरी में पहले, फिर एमसीएच किया न्यूरो सर्जरी में, फिर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत थी। एक साल हम दुर्गापुर में एचओडी भी थे मेडिकल कॉलेज में। लेकिन क्या है कि अब हम हैं यहाँ से, ऐसे ही न्यूरो सर्जन्स की काफ़ी कमी है देश में। देर तो टोटल में करीब 4000 न्यूरो सर्जन्स हैं, जिसमें जो सर्जरीज हम करते हैं वो सिर्फ 500 लोग हैं। तो अगर हम लोग भी सब कुछ जाके दिल्ली बम्बई ही रहेंगे, तो यहाँ बेगूसराय की जनता कौन देखेगा? तो ये मेरा जन्मभूमि भी है, अब कर्मभूमि बना लिए हैं इसको। अच्छा सर, न्यूरो सर्जरी जो आप कहा कि सिर्फ 500 डॉक्टर हैं देश में जो वो काम करते हैं जो आप करते हैं, वो कौन सा काम है? जैसे सर्वाइकल स्पाइन का C1 C2 फिक्सेशंस हो गया, स्कल बेस बोलते हैं, जो ब्रेन का, डीप ब्रेन का सर्जरीज हो गया, वो सब हम करते हैं। उसकी ट्रेनिंग हमने, डॉक्टर सुशील पाटकर हैं, डॉक्टर अतुल गोयल हैं, ये लोग मतलब नामचीन लोग हैं इंडिया में, जो ग्लोबल फेस पे न्यूरो सर्जरी के मतलब ये फाउंडर मेंबर्स में से एक तरह से आप कहेंगे। तो हम उनके अंडर काम किए हुए हैं। तो उन लोगों का ही आशीर्वाद है, इतना अच्छा काम किए कि पिछले साल हम यूएस जाके वहाँ पे भी हम कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करके आए, सैन फ्रांसिस्को में लास्ट ईयर अक्टूबर में। अभी इस साल भी हम जा रहे हैं, बार्सिलोना जाएंगे स्पेन में, वहाँ जाके अपना पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिला था अच्छा काम करने का। तो वो काम तो यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेन स्टाफ की अभाव है, प्लस लोगों का अभी तक भरोसा नहीं है कि अच्छा बड़ा काम भी यहाँ पे हो सकता है। तो ये विश्वास आने में लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। बट चूँकि यहाँ मेरे पिताजी यहीं से हैं, मेरा जन्म यहीं हुआ, तो हम लोग सोचे कि यहीं पे आके जो चीज़ें दिल्ली बम्बई में हैं अवेलेबल, वो चीज़ हम यहाँ लेके आए हैं। आप हॉस्पिटल देखेंगे, हम लोग हॉस्पिटल भी उसी के तर्ज पे बनाए हैं। ओटी में एक से एक सारा माइक्रोस्कोप है, जो मतलब अकेले में एक 60-70 लाख का इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा ड्रिल्स हैं, मतलब मेरे न्यूरो सर्जरी की ओटी, जो एक दिल्ली के ओटी में जो, या बॉम्बे के ओटी में जो एक फुली इक्विप्ड ओटी कहेंगे, वो सारी सुविधाएं मेरे यहाँ। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि डॉक्टर अशोक शर्मा का नाम बहुत बड़ा हो गया तो इसलिए बेगूसराय आना पड़ा? सर, तो डॉक्टर अशोक शर्मा का नाम तो बड़ा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और उसके कारण वो सर्जरी किए, तो हम एमसीएच एक डिग्री आगे करके आए, ताकि हमको उनके साथ खड़ा होने का एक पावदान मिले कम से कम। बट उनका फील्ड थोड़ा अलग है, मेरा फील्ड अलग है, इसलिए इस यहाँ आने का एक सबसे बड़ा मकसद तो है कि माँ बाप हैं, अब उनकी उम्र भी हो रही है, तो उनके ध्यान रखने के लिए, हम एक ही बेटा है, बहन हमारी बनारस में रहती है, तो उनको भी देखने के, माँ बाप को देखने के लिए कोई तो चाहिए यहाँ पे। तो मेन पर्पस वही था यहाँ रहने का। अच्छा सर, अगर बात करें बेगूसराय की, बेगूसराय आए तो बेगूसराय में लोगों के मन में ये भी नहीं होगा कि न्यूरो सर्जरी है क्या, तो उसको कैसे डील करते हैं और क्या है वास्तव में, वो है क्या? देखिए, न्यूरो सर्जरी एक बहुत ही यंग फील्ड है, बहुत पुराना फील्ड नहीं है। 1900s में ही इसका शुरुआत हुआ है, 50s में इसका सर्जरीज मेन शुरू हुई हैं, फिर 90s में आके सीटी स्कैन वगैरह सब जो आया है, तो हम लोग और बीमारियों को देख पा रहे हैं। तो न्यूरो सर्जरी मतलब हुआ ब्रेन और स्पाइन, ये दो चीज़ की रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं
उन सब का ट्रीटमेंट जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो न्यूरोसर्जरी के पहलू में आता है। तो अब जो कॉमन चीज़ें हैं इसमें, स्पाइन में आप देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, पेन ट्रीटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमर का दर्द हो गया, गर्दन का दर्द हो गया, हेडेक्स हो गया, ये सब चीज़ मेडिकल मैनेजमेंट वाले हो गए। सर्जिकल में यही डिस्क, स्लिप डिस्क वगैरह होता है, उसका सर्जिकल कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, या फिर वर्टेब्रल अलाइनमेंट्स ख़राब हो जाता है, वो हो गया। फिर व्हेन ब्रेन की तरफ आते हुए, जो कि मेरा स्पेशली फील्ड है ब्रेन, तो ब्रेन में जितने सारे जो हेमरेज हो जाते हैं एक्सीडेंट होने पे, ब्रेन हेमरेज जिसको बोलते हैं, तो ये मेरे लिए ब्रेन हेमरेज वगैरह मेरे लिए एक्चुअली वो छोटा काम है। मरीज़ उसमें गंभीर ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो काम सर्जिकल एस्पेक्ट से छोटा है। और क्या कहते हैं, फिर ब्रेन के सारे जो ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, वो सारा हम ऑपरेट करते हैं। आजकल आपने बहुत आसान शब्दों में कह दिया कि जो ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं तो बहुत आसान है आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आजकल ब्रेन हेमरेज बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है? ब्रेन हेमरेज आसान इसलिए नहीं है कि वो उसका पेशेंट के लिए, वो पेशेंट बहुत गंभीर रहता है, ज़्यादा गंभीर रहता है। सर्जिकल टेक्निकलिटी उसमें आसान है, नॉट दैट कि वो पेशेंट को मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। पेशेंट मैनेज करना आसान नहीं है। सर्जिकल टेक्निकलिटी, जैसे एक कंपेयर टू एक ब्रेन ट्यूमर का जो केस होगा या एक स्कल बेस सीपी एंगल का केस होगा, वो केस टेक्निकली बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, जो चैलेंजिंग ज़्यादा ट्रॉमा वाले केसेस ही रहते हैं, क्योंकि उनका मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। कारण ये है, एक तो आप जो लड़कों को देखें कोई हेलमेट पहनता नहीं है, एक बेसिक कारण है। घर से, मतलब ऐसा नहीं कि कोई हाईवे पे एक्सीडेंट होके जाते हैं, घर से दुकान जा रहे थे, उसमें गिर के पेशेंट मेरे पास आते आते मतलब फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। तो एक हेलमेट बहुत बड़ा कारण है, जो लोगों की लापरवाही है, तो इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। दूसरा एक स्ट्रोक हो गया, जो ब्रेन हेमरेज जो बीपी के मरीज़ों को हो सकता है, ठंड के मौसम में ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय बीपी शूट ज़्यादा करता है वैसोकंस्ट्रक्शन के कारण। तो ये सब बेसिक पहलू हैं। चोट लगना, क्या कहते हैं, फिर बच्चों में देखते हैं ब्रेन हेमरेज होता है, जो कोएगुलेशन मतलब खून की जमने की क्षमता जो होती है वो ख़राब रहती है, उसका कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स रहता है, उसके कारण ब्रेन हेमरेज होने का संभावना रहता है। अच्छा सर, एक चीज़ और देखी जाती है गांव घर में कि दर्द हुआ, कोई भी दवाई अपने मन से ले लेते हैं और कोई भी सलाह नहीं लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं बहुत बड़ी समस्या है, तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, दर्द की दवा तो हमेशा हम, जैसे मेरे पेशेंट्स को दर्द की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, हम हर एक पेशेंट के, आप मेरे 90% पुर्जा में देखेंगे 1 टैबलेट SOS लिखा रहता है। मतलब बहुत दर्द करे, असहनीय दर्द करे, तभी दर्द की दवा लेनी है। अगर है दर्द है तो लेना चाहिए दवा, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन दर्द की दवा लेना अवॉइड करना चाहिए। जो लोग जाके गांव से में किसी दुकान से ले लिए दवा, अपने मन से ले लिए दवा, एक तो दुकानदारों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि दर्द की दवा का कितना हानिकारक इफेक्ट है ये लोग नहीं समझ पाते हैं। और किस बीमारी, दर्द को ठीक करना तो बहुत सिंपल काम है। एक पैरासीटामॉल हो गया, एक डाइक्लोफेनेक हो गया, ये कोई भी आज में सब कोई जानते हैं उस दर्द की दवा है। लेकिन मेन हम लोग इलाज क्या करते हैं कि दर्द का कारण क्या है, उस कारण को इलाज करना। तो ये दर्द की दवा को लेके अगर आप अपनी बीमारी को सप्रेस करते जा रहे हैं, दर्द ठीक कराते जा रहे हैं, फिर वो बीमारी, जैसे स्पाइन में आप देख लें, जो स्लिप डिस्क की बीमारी होती है, जो एक सिंपल एक्सरसाइज से और थोड़ी दवाइयों से ठीक हो सकती थी, उसको आप लोग इतना बढ़ा देते हैं दर्द सप्रेस करते करते, फिर सर्जरी के अलावा विकल्प नहीं बचता है। और स्पाइन की सर्जरी वगैरह हम लोग अगर 100 पेशेंट देखते हैं, उसमें से 5 में ही करते हैं। जो पेशेंट मेरे पास टाइमली आ जाते हैं, जो लोग ये दर्द की दवा सालों से खाते हुए आते हैं, उनका फिर हम लोग करना पड़ता है ऑपरेशन। सर, एक प्रश्न और ख़ास बात की, लोग कहते हैं कि न्यूरो सर्जरी बहुत कीमती है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? बेगूसराय में आके, बाहर में रहते तो चलता है, लेकिन बेगूसराय के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। हम लोग यहाँ पे बहुत ही माइनर रेट्स पे, बहुत ही मिनिमल रेट्स पे काम कर रहे हैं। जो सर्जरीज़ मैं यहाँ पे अभी 5 साल पहले जो पुणे में हम लोग करते थे सर्जरी, या दुर्गापुर में करते थे, जिसका चार्ज 4 to 5 लाख रहता था, वो सर्जरीज़ हम यहाँ पे 50 to 60,000 में कर रहे हैं। तो ऐड कॉस्ट करें, क्योंकि जिस तरह का जगह है, जितना पेइंग कैपेसिटी होगा उतना ही लोगों से ले पाएंगे ना। उसके अलावा हम लोग आयुष्मान भारत के तहत भी ब्रेन ट्यूमर्स का पेशेंट भी कितना ऑपरेट किया, हमको लगता है 7 या 8 पेशेंट हम आयुष्मान भारत के तहत ब्रेन ट्यूमर्स का ऑपरेट किए, जिसमें पैसा हम लोग को बचता नहीं है, पर अदरवाइज़ वो पेशेंट मर जाता, जो कि आज चल रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद भी लगता है, उस आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं। तो मनी इज़ नॉट अ क्वेश्चन, मनी तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। अवेयरनेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि ये चीज़, उसके यही लोग जितना सर्जरी का चार्ज हम लोग यहाँ लेते हैं, एक नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर का जो कैंसर का सर्जरी होता है वो 70-80,000 का सर्जरी होता है, उतना पैसा लोग दिल्ली, बम्बई, पूना जाके सिर्फ रहने खाने में खर्चा कर देते हैं। क्योंकि लोगों को ये विश्वास आना कि बेगूसराय में भी मेरा इलाज उत्तम तरीके से हो सकता है, ये आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
अच्छा सर, आपने आयुष्मान की बात करी है, तो आयुष्मान में अभी आपके अस्पताल में खासकर हम कल्पना नर्सिंग होम की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या सुविधाएं हैं आयुष्मान भारत की तरफ से? आयुष्मान में न्यूरो सर्जरी का सारा केसेस है। उसके बाद ओबीजी के जो परमिटेड केसेस हैं, गायनी के जो केसेस हैं वो सरकार के द्वारा कुछ केसेस परमिटेड हैं, कुछ केसेस हैं जो सरकारी में ही होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिटेड नहीं। तो उसमें जो लैप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी वगैरह होता है, जिसमें पेशेंट आज ऑपरेट हुआ, कल रहा, परसों उसकी छुट्टी हो जाती है, जो कि नॉर्मल ओपन हिस्टेक्टमी में पेशेंट को 10 दिन रहना पड़ता है हॉस्पिटल में। वो गायनी का सारा सर्जरीज है जो परमिटेड है, और जनरल सर्जरी का सारा ऑपरेशन है। जो लैप कोली वगैरह, सर को लोग जानते हैं कि ट्रॉमा और गोली के डॉक्टर हैं, लेकिन जो जनरल सर्जरी के भी जो मशीन्स हैं, और ये हमारे यहाँ जो मशीन्स है, लैप्रोस्कोप भी हम लोग जो रखे हैं, उसका कैमरा जो है 4K कैमरा है, जो कि 65 लाख का कैमरा है, जो यहाँ बिहार में पटना में भी नहीं है किसी के पास। अगर एक आधा लोग अभी लिए होंगे, लास्ट 2 साल पहले तक पटना में भी, 1.5 साल पहले तक किसी के पास नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे सबसे आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आए हैं, सबसे आधुनिक सेटअप्स, ताकि पेशेंट, उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा कॉस्ट निकल पा रहा है कि नहीं। वी आर सीइंग दैट हमारा लाइफ आसान हो ऑपरेशन करते वक्त, उससे मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा हो, मरीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि अगर आधुनिक इंस्ट्रूमेंट से हम ऑपरेट करते हैं, उसको ब्लीडिंग कम होगा, सर्जरी टाइम कम लगेगा, एनेस्थीसिया टाइम कम बचेगा, तो पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस अपने आप घट जाते हैं। अच्छा सर, कल्पना नर्सिंग होम में आप इतनी दूर से आए, तो लोगों में बेगूसराय, अगर आपसे कहा जाए तो बेगूसराय कैसा लगा, और 28 साल बाद यहाँ आना क्या अनुभव रहा? अनुभव अच्छा ही है। पहले हम लोग बाहर रहे तो बड़े शहरों का बात अलग है, वहाँ मेरे बगल में किसी के घर में शादी हो रही है तो शायद मुझे इनविटेशन भी नहीं होगा। यहाँ एक अपने लोगों के बीच में रहना एक अलग ही उसका मज़ा है। और यहाँ लगा कि घर तो है ही, यहाँ छुट्टियों में तो आते ही रहते थे हम लोग, हमेशा जुड़े हुए हैं यहाँ से। अच्छा सर, आगे क्या सोच रहे हैं और नया क्या अचीवमेंट आने वाला है बेगूसराय के लिए, आदित्य अशोक के लिए और कल्पना नर्सिंग होम के लिए? नया अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा एकेडमिक अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। अभी हमने जैसे मेडिकल कॉलेज हम लोग का नहीं था, जैसे लास्ट ईयर हम गए थे पेपर प्रेजेंट करने, तो वहाँ पे हमको अवार्ड पेपर में नहीं दिया गया क्योंकि मेरा मेडिकल कॉलेज का एसोसिएशन नहीं था। तो अभी बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो वो आए तो उससे हम लोग को और रिसर्च करने में आसानी रहेगी। जो नए तरह के केसेस हैं, डिफ़िकल्ट केसेस हैं, वो एक टीम बनती है तो करने में आसान रहता है। तो अभी हम सहरसा मेडिकल में श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी ज्वाइन किया, एज एसोसिएट प्रोफेसर हम वहाँ अभी कार्यरत हैं। तो वहाँ पे भी हम केसेस करना शुरू किए हैं, और अभी हम लोग कुछ रिसर्च करना कि नए नए कुछ टेक्निक्स ला पाएँ, कुछ नए इंस्ट्रूमेंटेशंस, हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट जो न्यूरोसर्जन को काम करने में थोड़ी आसानी हो, तो अपने अनुभव के हिसाब से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मॉडिफाई करके उस पर हम लोग एक पेटेंट 1-2 अप्लाई किए हुए हैं। तो वो जब वक्त आएगा तो आप लोग को रिवील किया जाएगा। सर, आप अक्सर पेपर प्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते रहते हैं, तो क्या खास बातें होती है किसी भी पेपर में, और उससे क्या सीख मिलती है एक एसोसिएट प्रोफेसर के भी नाते, और जो नए लड़के आ रहे हैं मेडिकल की फील्ड में उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ा है कि एक बार आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गए ना, तो एकेडमिक्स छूट जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो जो चीज़ हम यहाँ बेगूसराय में रह के हमको जो अनुभव नहीं मिल पाता है, तो ये कॉन्फ्रेंसेस में जाने से हमको वो मिलता है कि ये चीज़ नया डेवलपमेंट आया, ये नया इंस्ट्रूमेंट आया, नई दवाइयाँ आई हैं। तो और हम लोग अपना बाहर जाने में, हम लोग लास्ट ईयर जैसे आपको बताया हम अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में क्या हुआ कि जो केसेस मैंने प्रेजेंट किए, मैंने 100 केस का, कुछ 75 केस का डेटा था मेरा, वो फायर आर्म इंजरी टू ब्रेन एंड स्पाइन का हमने दिया था। तो अब उस 75 केस का डेटा हमने जब प्रेजेंट किया, तो वहाँ इटली से, फ्रांस से, बहुत जगह से दोस्त थे जिनसे डिनर पे पहले एक दिन पहले बात हुई, तो दे वर अमेज्ड टू सी द नंबर ऑफ़ केसेस में हमारे देश में कोई, क्योंकि बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं ऑपरेट कराने के लिए। तो उन्होंने बोला हमने ज़िंदगी में, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, वो ही वॉज फ्रॉम इटली, उन्होंने बोला कि हमने ज़िंदगी में एक गन शॉट का केस देखा ब्रेन का। हम बोले कि हम तो निकालते गए, हम 60-70 केस हो गए मेरे, और पापा का डेटा देखें तो 20-25 हज़ार केस का है। तो हम लोग उसको एक मेडिकल लिटरेचर बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग एक छोटे शहर में भी बड़ा काम कर रहे हैं। और अमेरिका में भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अभी बार्सिलोना जा रहे हैं, फिर उस पर पेपर जो देंगे वो आपको बताएंगे। अभी हैदराबाद में हम लोग गए तो यंग न्यूरो सर्जन्स फोरम था, तो वहाँ पे हमने बताया, जो जूनियर डॉक्टर्स नए जो न्यूरो सर्जरी में आ रहे हैं उनको हमने बताया कि क्या ड्रिल लेना चाहिए, क्या मशीन लेना चाहिए, क्या इंस्ट्रूमेंट्स लेना चाहिए। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस उस पर था। तो अलग अलग कॉन्फ्रेंस का अलग अलग हाईलाइट्स होता है। और प्लस अमेरिका गए, वहाँ पे बेगूसराय का टैग पहन के गए, तो हम लोग भी काफ़ी प्राउड महसूस किए कि बेगूसराय को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो हम लोग के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अच्छा सर, सबसे अगर कठिन केस कहा जाए आपकी ज़िंदगी में, तो कौन सा केस लगा कि नहीं मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये केस करना?
दो केसेस हैं जो मेरे मन में डायरेक्टली आते हैं। एक तो ट्यूमर ही था, दोनों ट्यूमर के केस हैं। एक सीपी एंगल ट्यूमर था, जो सीपी एंगल बोलते हैं सेरेबेलो पोंटाइन एंगल। ये जो स्कल होता है ब्रेन का, जो जहाँ ब्रेन रखा रहता है वो हड्डी के ऊपर, वो स्कल बेस बोलते हैं, उस बेस के पास ये ट्यूमर रहता है। तो उसको, इट इज़ अ वेरी डीप ट्यूमर, तो उसको अप्रोच करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पोजीशंस है, काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ है। तो वो एक केस किया था मैंने लास्ट ईयर, वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा। और एक उससे भी बड़ा, एक काफ़ी बड़ा मेनिंजियोमा, वो भी एक ट्यूमर होता है, ऑल्दो कैंसर नहीं होता है, लेकिन मास बहुत बड़ा था। ये बेसी फ्रंटल, मतलब आगे के ब्रेन के नीचे वाले भाग में था। तो वहाँ पे सारे मेन ब्लड वेसल्स आते हैं, सारी नसें वहीं से निकल के आ रही होती हैं, तो बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। तो वो केस तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो केस हम लोग जब पूना में थे तो टीम ऑफ न्यूरोसर्जन्स करते थे। तो 3 लोग होते हैं, बारी बारी से लोग वॉश होते हैं, जो कोई थक गया तो दूसरे आ गए। वो केस करने में हमको करीब 9 साढ़े 9 घंटे लगे थे, लेकिन वो पेशेंट फिर जब चलते हुए आई दोबारा तो हम बहुत खुश हुए। तो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग केस हम जो किए हैं, बेसी फ्रंटल मेनिंजियोमा था। अच्छा सर, एक संवाद जो बेगूसराय के लोगों से स्थापित करना चाहेंगे, जो एक बातें बेगूसराय के लोगों से करना चाहेंगे। बेगूसराय के लोगों को यही है कि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे, और आप लोग को विश्वास होए हम पे कि हम जो यहाँ इलाज कर रहे हैं वो, हम अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि इस कोई भी बीमारी बोलते हैं यहाँ सर ठीक हो जाएगा ना, तो हम बोलते देखिए आपको अगर शक है आप ले जाके पटना भी दिखा सकते हैं, दिल्ली भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो इलाज हम यहाँ कर रहे हैं यही इलाज आपका पटना में भी होगा, यही इलाज दिल्ली में भी होगा, यही इलाज अमेरिका भी चले जाएंगे तो यही इलाज होगा, क्योंकि उस इलाज का प्रोटोकॉल सेट है। तो लोगों के में मेरा यही लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मन में विश्वास थोड़ा पैदा करिए, और अपने शहर में जो काम हो सकता है, अब आप यहाँ पे किसी मरीज़ का अगर इलाज कराते हैं तो आपको ना बाहर जाने का खर्चा है, ना कहीं रहने का खर्चा है, ना खाने का, सब चीज़ घर से आप कर रहे हैं। बाकी हम लोग कॉस्ट में भी, सर्जरी का कॉस्ट भी बहुत कम होता है। तो ये लोगों के मन में एक धारणा है कि कम पैसा लग रहा है ना, तो हो सकता है इलाज अच्छा नहीं हो। तो हम लोग यहाँ कम पैसे में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को पैसा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन द थिंग इज़ जो यहाँ का एक जनरल पॉपुलेशन का जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है उसके हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। और हम लोग, क्योंकि हम लोग का अगर इस शहर में रह रहे हैं तो यहाँ खर्चा भी कम है, अगर दिल्ली में रह रहे होते तो यही स्टाफ को जो हम पेमेंट कर रहे हैं प्रॉब्ली यहाँ से 3 गुना ज़्यादा देना होता। तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ रनिंग भी कम है, इसलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सर्जरी भी कम रखे हैं। तो ये फेथ आप लोगों को लाना होगा बेगूसराय के लोगों को कि यहाँ पे भी जो इलाज हो रहा है दैट इज़ टॉप ऑफ द लाइन, इससे अच्छा इलाज नहीं हो सकता कहीं। और जहाँ एक आध केस ऐसे होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, जो हमको लगता है यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ये केस इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, तो वैसे केसेस को हम सही गाइडिंग करके भेज भी देते हैं, उससे फ़ायदा भी होता है। अब परसों तरसों एक पेशेंट आया हमारे पास, पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा है। अब पिट्यूटरी एक ग्लैंड होता है शरीर माथे में, उसका ट्यूमर होता है। अब वो ट्यूमर पहले माथा काट के इतना दूर का बड़ा इंसेशन लेके बड़ा सा खोपड़ी खोल के निकाला जाता था। आजकल वो ऑपरेशन नाक के थ्रू हो जाता है, एक एंडोस्कोप से। तो नाक के थ्रू हो जाता है, तो पेशेंट आज ऑपरेट हुआ, कल परसों रहा, तीसरे चौथे दिन से पेशेंट ठीक हो गया, क्योंकि कहीं चीरा लगा ही नहीं उसको, कहीं खोपड़ी कटी ही नहीं। तो उसके लिए हम पुणे भेजते हैं लोगों को कि वो एंडोस्कोप मेरा ऑर्डर किया हुआ अभी आएगा, अब वो भी आ जाएगा तो वो भी हम लोग करेंगे कि बिना चीरे नाक के थ्रू जाके ब्रेन के बेस से ही वो ट्यूमर रहता है उसको वहीं से निकाल के ले आते हैं, चेरी पिकिंग के जैसा बोलता है। तो ये सब सुविधाएं आएंगी धीरे धीरे। तो जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए भी वेरी ऑनेस्टली हम मरीज़ को बता देते हैं, क्योंकि ब्रेन का केस है, यहाँ पे कोई किसी को बरगलाने से चलेगा नहीं बात। जो फैक्ट बात है, लोग इस बात से थोड़ा हमसे नाराज़ भी रहते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत फ्रैंकली बात कर देते हैं, लेकिन क्या है कि हम फ्रैंकली इसलिए बात करते हैं कि आपको धोखा दे के रखना मेरा पर्पस नहीं है। तो जो हमसे संभालने वाला है केस वो हम रखेंगे, जो हमसे नहीं संभालने वाला है उसके लिए भी हम बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं जो हमसे संभालने वाला केस भी रहता है उसमें बोलते हैं सर हम पटना दिखा लें क्या। ऐसा जो लोग बोलते हैं हम उनको ज़रूर सलाह देते हैं आप ज़रूर जाके दिखाइए, क्योंकि उनके मन का ये भी भ्रांत होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। मरीज़ को अगर विश्वास नहीं होगा कि हम ठीक हो जाएंगे तो पेशेंट कभी ठीक नहीं होगा। तो जिनके मन में भी डाउट होता है तो हम रेफ़र करके बता देते हैं, वहाँ डॉक्टर साहब को फ़ोन कर देते हैं जिनसे हमको जान पहचान है। बाकी फिर जो लोग जहाँ ले जाना चाहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग विश्वास रखिए। और बहुत लोग गांव में आपको सलाह देने के लिए बहुत चीज़ें बोलेंगे, लेकिन इसमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको सही सलाह नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है सही सलाह देने के लिए। तो इसलिए हम जब भी सलाह देंगे, हमसे ना तो आपकी कोई दोस्ती है ना दुश्मनी है। मेरा एक भी पर्पस रहता है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए, तो मेरा सारा सलाह उसी लाइन पे रहता है। अच्छा सर, एक चीज़ और आखिर में जाते जाते कि लोग एक चीज़ से बहुत डरते हैं कि डॉक्टर साहब आए और टेस्टिंग लगातार लिखते गए, MRI वो और लगातार लिखते चले जाते हैं, लेकिन ये कितना ज़रूरी है और लोगों को कैसे विश्वास दिलाते हैं? ये लोगों को समझना पड़ेगा कि पेट नहीं है, ये ब्रेन और स्पाइन जो है शरीर का ऐसा अंग है जो
बहुत ही वाइटल एरिया है, ब्रेन से सारा शरीर संचालित है, स्पाइन से सारा शरीर संचालित है। तो वो उसको कुछ डैमेज हो जाएगा तो तुरंत पेशेंट को मतलब सिवियर प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। तो इस कारण प्रकृति ने शरीर में ऐसा बनाया है कि ब्रेन एकदम एक हार्ड स्कल में एनकेस्ड है। उस स्कल में एक ही ओपनिंग है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल के आ रहा है। वो भी पूरा पीछे आप देखेंगे तो आगे रीढ़ की हड्डी, पीछे उसका लैमिना जो बोलते हैं वो भी हड्डी, स्पाइनस प्रोसेस, उस पर इतने मसल्स। तो ब्रेन और स्पाइन को हाथ लगा के देखना संभव नहीं है। तो इसको देखने के लिए MRI या CT स्कैन एसेंशियल होता है। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग को लगता है सर ऐसे ही लिख दे रहे हैं, लेकिन हम आगे जैसा हम पहले भी बोले कि हमको दर्द के कारण का इलाज करना है। तो जब हम दर्द का कारण जान नहीं पाएंगे तो हम उसका कारण का इलाज कैसे कर सकते हैं? फिर तब तक तो हम एक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट आपको दे देंगे दर्द का, उससे आपको आराम भी हो जाएगी, लेकिन फिर आप 2 हफ्ते बाद आएंगे बोलेंगे सर दवा खत्म हुआ तो फिर से दर्द हो रहा है, क्योंकि आपने वो जांच करा के मुझे कारण नहीं समझने दिया है। तो न्यूरोसर्जरी में, खास करके न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में MRI और CT का काफ़ी बड़ा रोल है। तो ये थे हमारे साथ अभी तक डॉक्टर आदित्य अशोक, जो कि बेगूसराय में भारत में सिर्फ 500 डॉक्टर हैं जो न्यूरो सर्जरी में बहुत ही कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जो बहुत ही कम डॉक्टर करते हैं, और उन 500 में एक डॉक्टर आदित्य अशोक बेगूसराय में हैं, कल्पना नर्सिंग होम में हैं, और ख़ास बात डॉक्टर अशोक शर्मा के बेटे हैं। तो बेगूसराय के लिए ये बहुत गर्व की बात है। और सर, इतने व्यस्त समय में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।